नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अध्ययन में कल हमने एलसीआर सर्किट को सीरीज़ में लेकर के उसके लिए इक्वेशन ड्राइव किया था और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को समझा था। हमने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के अंतर्गत करंट और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ प्लॉट किए थे और इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ भी प्लॉट किए थे और इन ग्राफ की विवेचना की थी। कल मैंने आपको बतलाया था कि जो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट है वह सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट एक्सेप्टेबल सर्किट ग्राही परपथ क्यों कहलाता है। इसका जवाब दिया था क्योंकि एक एग्ज़ाम में इस तरह के कि श्रेणी अनुनादी परपथ ग्राही परपथ होता है क्यों, इस तरह के टेल क्वेश्चन हमको मिलते रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हाफ पावर पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा एलसीआर परपथ का जो परिणामी प्रतिबाधा कल हमने ज्ञात किया था उसका मान था Z = स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C²। अगर हम रेजोनेंस पर हैं तो XL = XC होगा, अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। परिणाम स्वरूप जो Z का मान है वह केवल R के बराबर रह जाएगा। और हमने ये देखा है कि आवृत्ति के परिवर्तन से धारा में परिवर्तन हो रहा है, प्रतिबाधा में भी परिवर्तन हो रहा है और साथ ही आप नोट करेंगे कि इसके कारण पावर में भी परिवर्तन होता है। अनुनादी आवृत्ति पर धारा अधिकतम होती है, इम्पीडेंस का मान मिनिमम होगा। जब करंट का मान मैक्सिमम है तो उस क्षण पर पावर का मान भी मैक्सिमम होगा। अनुनादी आवृत्ति जो कर्व हम लेते हैं उनके दोनों ओर धारा के घटने से जब हम देखेंगे तो पावर का मान भी कम होता है। अतः फ्रीक्वेंसी के ऐसे मान जहाँ शक्ति अनुनादी आवृत्ति पर जो पावर है उसकी आधी रह जाती है, ऐसे पॉइंट हाफ पावर पॉइंट या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ऐसे बिंदुओं के संगत जो अनुनादी आवृत्ति के संगत जो धारा होती है वह धारा के मान की 1/√2 ही रह जाती है। हमें ध्यान रहे एलसीआर परपथ में शक्ति का जो अवशोषण हो रहा है वह केवल रेजिस्टिव है। अतः अब हम एवरेज P निकाल सकते हैं। एवरेज P = P मैक्सिमम बाई 2, एवरेज P = 1/2I² R, therefore it is equals to 1/2 of I maximum square R। सो I = I मैक्सिमम बाई √2, यानी मैक्सिमम करंट जो होगा उसका 1/√2 टाइम्स रह जाएगा। और I के इस मान से हम इसको इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं I = E0/√of R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C² = 1/√2 E0/R। जब हम इस समीकरण को सिंप्लीफाइड करते हैं तो सिंप्लीफाइड करने पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह रिजल्ट प्राप्त होता है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C = नेगेटिव पॉजिटिव R। ओके, तो इसका अर्थ हुआ कि हाफ पावर पॉइंट पर अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 है तो उनके संगत हम R के मान रख सकते हैं, दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। दो समीकरण मैंने इस डेरिवेशन में इस प्रकार से प्राप्त कर ली है। ओमेगा 1 L माइनस 1/ओमेगा 1 C = माइनस ऑफ R एंड सेकेंड इक्वेशन = ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2 C = प्लस R। ये दो इक्वेशंस हैं जो हमें इस मास्टर इक्वेशन से प्राप्त हुई हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं और ऐड करके सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमें जो इक्वेशंस प्राप्त हो रही है उसका मान है ओमेगा 1 ओमेगा 2 = 1/LC। एंड नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहली समीकरण को दूसरी में से अगर हम घटा रहे हैं और सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है आप देख रहे हैं वह सिंप्लीफाइड होकर के जो समीकरण हमको मिल रहा है वह है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 = R/L। ओके,
तो आप देखिएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है लेफ़्ट हैंड साइड पर। अतः हम कह सकते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है जो बेसिकली बैंड विड्थ के बराबर है। बैंड विड्थ का जो मान है वो R/L के बराबर है, अर्थात बैंड विड्थ प्रतिरोध के समानुपाती है। अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो बैंड विड्थ कम होगी और शार्पनेस उस केस में ज़्यादा होगी। मैंने इस डायग्राम में करंट और फ्रीक्वेंसी के साथ में रेजिस्टेंस के मान लो होने पर, रेजिस्टेंस के मान हाई होने पर, नेग्लिजिबल होने पर, R का मान नेग्लिजिबल होने पर जो रेजोनेंस कर्व हैं वो किस प्रकार के प्राप्त होंगे उसको दर्शाया है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होने पर हम देख रहे हैं कि जो कर्व है, रेजोनेंस कर्व है, वो बहुत फ्लैट हो गया है। अब हम इसी से संबंधित जो टर्म है एक, वह कहलाती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का आपने अध्ययन मैकेनिक्स में भी किया है। यह इतनी इम्पोर्टेंट टर्म है, आपने इसको वेव एंड ऑसिलेशंस में भी किया है और अब इससे रिलेटेड अब हम इसको भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने रेजोनेंस कर्व खींचे हैं, करंट को मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ खींचा है और हमने अभी आपको बताया था कि उसका जो व्यवहार है प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करता है। जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो अनुनाद की अवस्था में धारा का मान अधिकतम मान होगा, बैंड विड्थ का मान R/L कम होगा, रेजोनेंस कर्व शार्प होगा। लेकिन R का मान बढ़ता है तो धारा का मान कम हो जाता है, बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस कर्व है वह चपटा होने लगता है, फ्लैट होने लगता है। रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस की जो विशेषता है, इस शार्पनेस को हम क्वालिटी फैक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी अवमंदित दोलनकारी परिपथ के प्रत्येक दोलन के परिपथ में संग्रहित ऊर्जा और परिपथ में कितना एनर्जी का लॉस हुआ है, उन दोनों का जो अनुपात होगा उस अनुपात का 2π टाइम्स को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इस प्रकार की डेफिनेशंस हमने डैम्प ऑसिलेटर में, वेव एंड ऑसिलेशंस में भी की है। देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर दैट इज Q इज इक्वल्स टू 2π E स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर टाइम पीरियड। क्वालिटी फैक्टर आप देख रहे हैं एनर्जी का रेशो है, इसलिए एक डायमेंशन लेस क्वालिटी है। डैम्पिंग कम होने से एनर्जी लॉस के मान कम हो जाएंगे और क्वालिटी फैक्टर यानी Q का मान अधिक हो जाएगा। तो अब हम इस केस में एनर्जी स्टोर का मान लिख सकते हैं, वह 1/2LI0² है, जबकि एनर्जी लॉस के जो मान हैं IRMS²R, चूँकि पर टाइम पीरियड है इसलिए T का मान हमने और रख दिया है। और इस प्रकार से जब हम इसे सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो इसका मान निकल के आ रहा है ω0L/R। यहाँ पर ω0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसका मान 1/√LC होता है। हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा और चेंज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई अप एंड डाउन करें ω0 से तो हम क्वालिटी फैक्टर का एक दूसरा फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी क्वालिटी फैक्टर हमने प्राप्त किया था ω0L/R, अब जो क्वालिटी फैक्टर प्राप्त होता है उसका मान है 1/R ω0C। अर्थात क्वालिटी फैक्टर जो है वो रिएक्टेंस टू आइदर L और C एट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस divided by total resistance of the circuit. So this becomes second definition of the quality factor. हम सभी जानते हैं कि जो रिएक्टेंस L का है उसका मान 1ω/L होता है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 1/ω0C होता है। हम इस डेफिनेशन का एक तीसरा प्रकार और दे सकते हैं, वह तीसरा प्रकार हम क्वालिटी फैक्टर के लिए शार्पनेस की टर्म में दे सकते हैं। यदि क्वालिटी फैक्टर हाई है, इसका अर्थ हुआ रेजोनेंस कर्व की जो शार्पनेस है वह इंक्रीज होगी। बैंड विड्थ का जो हमने डेरिवेशन निकाला था वह मान आया था ω2 माइनस ω1 इज इक्वल्स टू R/L। जैसा अभी डेरिवेशन निकाला गया Q इज इक्वल्स टू ω0L/R, अतः हम R/L के स्थान पर बैंडविड्थ लिख सकते हैं। बैंडविड्थ मैंने लिख दिया है जिसको मैंने डेल्टा ओमेगा कहा है। तो इसके संगत आप देख रहे हैं
क्वालिटी फैक्टर का जो मान आ गया है वह F0/Δf है, अथवा हम कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा। अर्थात क्वालिटी फैक्टर का जो मान है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंड विड्थ के रेशो के बराबर होता है। तो यह क्वालिटी फैक्टर की तीसरी परिभाषा हो गई है। इस प्रकार से मैंने क्वालिटी फैक्टर की 3 परिभाषाएं विकसित की है। क्वालिटी फैक्टर की पहली जो परिभाषा थी वो एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर टाइम पीरियड से प्राप्त हुई थी, जिसको मैंने रिएक्टेंस की टर्म में दूसरी डेफिनेशन ली थी, और बैंड विड्थ के टर्म में मैंने क्वालिटी फैक्टर की तीसरी परिभाषा विकसित की है। क्वालिटी फैक्टर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावना अच्छी रहती है। आपसे आग्रह है आप इसका अच्छा अभ्यास करें, परिभाषाओं पे गौर करें। धन्यवाद।